नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से गूगल एग्जाम स्टडी के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पॉलिटी का एक प्रैक्टिस सेट पहले करते आ रहे थे और कल से हमने संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं वो शुरू कर रखे हैं। हमें पता होता है कि हम टोटल जो 465 आर्टिकल वर्तमान में है वो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन मान के चलो कि कम से कम 100 प्लस आर्टिकल ऐसे होते हैं जहां से ज़्यादा क्वेश्चन उठने की संभावना रहती है। जैसे कई बार क्या होता है कि सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के महान्यायवादी का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या काम किया है कि कम से कम 10 या 12 आर्टिकल डेली के हम करते जा रहे हैं और एक एक आर्टिकल को मैं आपको अच्छे से बताता जा रहा हूँ। तो आपको क्या काम करना है कि अब नोट डाउन करते रहना है और एक एक आर्टिकल को हम अच्छे से यहाँ पे कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए आगाज करते हैं आज के पहले आर्टिकल का। तो आर्टिकल आपके सामने है 52 और 53। यानी इसने क्या पूछ रखा है कि आर्टिकल जो 52 है इसमें क्या बताया गया है और आर्टिकल 53 के अंदर क्या बताया गया है। अब हमें यह देखना है, आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें संविधान के भाग नंबर 5 की, संविधान के भाग नंबर 5 की, तो ये क्या होता है कि संविधान का सबसे बड़ा भाग आता है। ये क्या आता है, संविधान का सबसे बड़ा भाग आता है। क्योंकि होता क्या है, इसमें सबसे ज्यादा आर्टिकल आते हैं। कहां से लेकर के आएंगे, तो यहां पर इस भाग में आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक आते हैं। अब इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या आता है वो भी हमें देखना है। मेरा कहने का मतलब संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा आता है, तो भाग नंबर 5 रहेगा। अब इसमें आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक आएंगे। ठीक है, हमें सारे आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं होती है। मेन मेन जो आर्टिकल है वो हमें याद करने हैं। जैसे मान लो पहला आर्टिकल 52 कि आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब होगा का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वर्ड है इसके लिए यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है, तो इसके लिए यहाँ पर शेल बी का प्रयोग किया गया है। और शेल बी का मतलब होता है कि निश्चित रूप से होगा। अब सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत के राष्ट्रपति के पद का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 52 में किया गया है। ठीक है ना, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा मतलब निश्चित रूप से होगा। ये कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया है, तो आर्टिकल 52 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 53 में क्या बताया गया है, 53 में यह कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका की शक्ति है, कार्यपालिका की कार्यपालिका की शक्ति या शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि आर्टिकल जो 53 है इसमें राष्ट्रपति के पावर का वर्णन किया गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां होती है ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर कि या तो वो इन शक्तियों का खुद प्रयोग कर सकता है या फिर अपने द्वारा चुने हुए किसी व्यक्तियों के द्वारा इसका प्रयोग करवाता है। तो आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रपति खुद अपनी शक्तियों का बहुत कम प्रयोग करता है और इनकी शक्तियों का जो प्रयोग करता है तो भारत के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा इनकी पावर का यूज होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53 में क्या किया गया है, राष्ट्रपति के पास में जो पावर होती है उस पावर का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल अच्छे से याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 54 और 54 और 60 आर्टिकल है। यानी मैंने क्या काम किया है, मेन मेन जो आर्टिकल है वही उठाए हैं। अब हमें देखना है कि आर्टिकल 54 के अंदर क्या बताया गया है। 54 में जो भारत का राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन किया गया है। अब निर्वाचक का मंडल का मतलब होता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, ये हमें देखना है। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है
राष्ट्रपति के पद का जब चुनाव होता है तो इसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से लोकसभा के टोटल 543 व्यक्ति वर्तमान में आते हैं, तो ये सभी के सभी भाग लेते हैं। 543 व्यक्ति कौन है? निर्वाचित, वही व्यक्ति भाग लेंगे। राज्यसभा के आपको पता है कि वर्तमान में 245 है, लेकिन इनमें से लगभग 233 ही भाग लेते हैं। और यहाँ पे लगभग पूरे भारत के अंदर 4120 क्या आते हैं? एमएलए आते हैं। 4120 क्या है? एमएलए है। तो इन दोनों को मिलाओगे तो यहाँ पे बन जाती है टोटल, मान के चलो कि 776 तो एमपी भाग लेते हैं और 4120 एमएलए भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल 4896 लोग भाग लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यही इसने पूछा है कि आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तो इसमें से कौन कौन लोग भाग लेते हैं, यही इसमें बताया गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर ही भाग लेते हैं। ठीक है, तो टोटल 4896 लोग भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, यही इसने पूछा है। आर्टिकल 60 के अंदर क्या वर्णन किया गया है? शपथ का वर्णन किया गया है। और शपथ का मतलब होता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलवाते हैं। कई बार क्वेश्चन सीधा आता है कि राष्ट्रपति के पद की जो शपथ होती है उसका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 60 में किया गया है। और अगर ये पूछ ले कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो शपथ दिलवाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कवर हुआ, ये दो आर्टिकल कवर हुए। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपके सामने है 63, 54, यहाँ पे 54 नहीं आना था, एक मिनट। नेक्स्ट ये आपके सामने आर्टिकल है, इनका हमें प्रयोग देखना है। 63 में क्या बताया गया है? ये 54 तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ये तो नहीं आएगा, 64 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब 63 के अंदर क्या आता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के, भारत के जो उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है, पद का वर्णन किया गया है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में किया गया है? 63 में किया गया है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। और अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन आते हैं, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन आते हैं, तो वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति आते हैं वो रहेंगे वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू आते हैं। ठीक है ना, वेंकैया नायडू। अब नेक्स्ट आर्टिकल 64 में क्या बताया गया है? 64 में कहा गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 64 के अंदर बताया गया है। तो 63 में क्या आता है? भारत के उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। 64 में क्या वर्णन किया गया है? तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगर ये पूछ ले कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो ध्यान रखना उपराष्ट्रपति के पद का जो वेतन होता है वो शून्य होता है, लेकिन फिर भी उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए मिलते हैं। किसके रूप में मिलेंगे? राज्यसभा के सभापति के रूप में। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इस प्रकार से रहेंगे। आर्टिकल 69 और 71, ये दो आर्टिकल आपके सामने हैं और दोनों के अंदर क्या बताया गया है हमें देखना है। 69 क्या कहता है? इसमें भी शपथ का वर्णन किया गया है। कहने का मतलब जो भारत का उपराष्ट्रपति है, यानी अगर आपसे पूछ ले कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है,
उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? ये मान लो क्वेश्चन आ गया, कौन दिलवाता है, तो फिर इसका आंसर क्या रहेगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। ये हमारा आंसर रहना चाहिए। अब कई बार आपसे ये पूछेगा कि राज्यसभा के सभापति को शपथ कौन दिलवाता है, तो आपको पता होना चाहिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार से और भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए। तो 69 में शपथ का वर्णन किया गया है, किसकी शपथ का? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? भारत का राष्ट्रपति। अगर ये पूछ ले कि शपथ का वर्णन संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो शपथ का वर्णन संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? संविधान की तीसरी अनुसूची के अंदर किया गया है, तीसरे शेड्यूल में किया गया है। ठीक है। आर्टिकल 71 क्या कहता है? 71 में बताया गया है कि जब भारत के, मान लो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो इसका निपटारा कौन करेगा? निपटारा करता है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट। दूसरा पॉइंट, जब मान लो राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है या फिर उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है और उस समय मान लो देश के अंदर कोई भी कंडीशन है, तो आप राष्ट्रपति के इलेक्शन को नहीं रोक सकते, ये बताया गया है। और दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है कि जब मान लो किसी भी राज्य की विधानसभा भंग हो, उसमें जब राष्ट्रपति के इलेक्शन हो रहे और उस समय किसी भी स्टेट की जो विधानसभा है वो भंग हो रहा हो, तो इसका प्रभाव राष्ट्रपति के इलेक्शन के ऊपर नहीं पड़ेगा। ये आर्टिकल 71 के अंदर बताया गया है। कवर हुआ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल आपके सामने इस प्रकार से है, आर्टिकल 72 और 74, ये दो आर्टिकल, और इनमें क्या बताया गया है ये हमें देखना है। आर्टिकल 72 के अंदर जो आती है वो क्षमादान शक्तियां आती है। क्षमादान शक्तियों का वर्णन किया गया है। क्षमादान शक्तियां किसको मिली हुई है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को मिली हुई है। राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां मिली हुई है। ठीक है। क्षमादान शक्तियां किसको मिली हुई है? राष्ट्रपति को। आर्टिकल कौन सा है? 72। इस प्रकार की क्षमादान शक्तियां मिली हुई है, यानी राष्ट्रपति के पास में ऐसी कौन सी पावर होती है कि वो किसकी सजा को माफ कर सकता है? अगर मान लो देश में किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड भी दिया गया है, यानी फांसी की सजा भी दी गई है, तो भी राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। ये आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास में इतनी पावर होती है। ठीक है। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए जो भारत का राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। ये कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया है? आर्टिकल 74 के अंदर बताया गया है। यानी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 में बताया गया है। ठीक है। तो दोनों आर्टिकल कवर हुए। 72 के अंदर क्या आती है? पार्डन पावर, यानी क्षमादान शक्तियां आती है। और 74 के अंदर क्या रही थी कि राष्ट्रपति जो है वो अकेला काम नहीं करता है, राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो मंत्री परिषद के परामर्श पे काम करेगा, और इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपके सामने इस प्रकार से है। एक आर्टिकल बचा है 75(1). इसमें क्या बताया गया है? तो 75(1) में क्या बताया गया है? इसमें यह कहा गया है
कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये आर्टिकल कौन से के अंदर बताया गया है? तो आर्टिकल इसमें बताया गया है 75 के अंदर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करेगा। राष्ट्रपति करेगा। ये आर्टिकल 75(1) के अंदर बताया गया है। आप लोग क्या समझे कि मान लो जैसे ही नई लोकसभा बन करके आई, जैसे लोकसभा बनी, लोकसभा बनने के बाद में जिस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है उसका एक नेता होगा और उस नेता को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। जैसे ही उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, उसके बाद में क्या होता है, उस प्रधानमंत्री के द्वारा एक लिस्ट तैयार होती है। किसकी लिस्ट? यानी किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपना है, वो लिस्ट तैयार होगी और वो लिस्ट जाती है भारत के राष्ट्रपति के पास में। जब राष्ट्रपति इस लिस्ट के ऊपर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है तो उसके बाद में क्या होती है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही सभी जो मंत्री है उनको अपने अपने जो विभाग है उनका आवंटन किया जाता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से आर्टिकल के अंदर इसका वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 75(1) के अंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये थे शायद आज के आर्टिकल, और कल हम इसी प्रकार से कुछ और आर्टिकल आपके सामने लेकर के आएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी पसंद आ रही होगी, और जितना हो सके तो लाइक और कमेंट भी कर दिया करो और इसको नोट डाउन भी कर लिया करो। ठीक, इसी प्रकार की कल एक और वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।